Good evening, class. In the last class, we have learned about the quantum number, and in which we learned about the four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal, magnetic and spin. जिस पे हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की जाएगी वो उसके शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सबशेल होता है कि 1s लिखते हैं, सेकेंड शेल में दो सबशेल होते हैं इसलिए 2 और 2p लिखते हैं, थर्ड में तीन अक्षर होते हैं इसलिए 3p 3d डिनोट करते हैं, फोर्थ में 4 अक्षर होते हैं इसलिए 4d 4p 4f डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमने इनको इंक्रीजिंग एनर्जी में ऑर्डर मतलब अरेंज करना सीखा था, जिसमें मैंने कहा था कि s के लिए l की जो वैल्यू रहती है यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 रहेगी, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 रहेगी। ठीक है, you have missed this class, so watch the last video, you will get more concept clear regarding this topic, the quantum number, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए सेकंड चैप्टर का, एंड पूरे केमिस्ट्री में आपका यही लॉजिक यूज होता है। सो अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है कि किस ऑर्बिट के अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे। जैसे s के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल वो 0 ऑर्बिटल्स रहते हैं, यानी s के अंदर सिर्फ 1 ऑर्बिटल ही रहेगा। ठीक है, यानी s के पास सिर्फ एक ही बॉक्स रहेगा। p के पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, इसीलिए p को हम टोटल 3 बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि m की वैल्यू, जब l की वैल्यू 1 हो तो m की 3 वैल्यूज आती हैं, -1, 0 एंड +1। तो पहले वाले जो बॉक्स रहता है इसको -1 दिया जाता है, इसको 0 और इसको +1 लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार d के पास टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अब d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो m की फॉलोइंग वैल्यूज होंगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये -2 -1 0 +1 +2 इस प्रकार से इसको बांटा जाता है। एंड इसी वैल्यूज को हम यूज करके क्या निकालते हैं, क्वांटम नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के लिए रूल्स कैसे कैसे आए कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितने शेल्स में रहेंगे, कैसे इसको फिलिंग किया जाएगा। उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया था वो किस बेसिस पे दिया था। तो जो एस ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्फेरिकल शेप में रहता है। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि हाँ एस ऑर्बिटल का जो शेप रहता है वो स्फेरिकल शेप में रहता है। अब जैसे हमने पढ़ा p का जो ऑर्बिटल रहता है वो ये -1, ये 0 और ये +1 रहता है। ठीक है, तो ये पहले वाले को उन्होंने कह दिया px है, इसको py, इसको pz, यानी p के ऑर्बिटल जो रहते हैं तीनों एक्सिस में रहते हैं। तो px का क्या ये एक्स एक्सिस में है, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि p जो ऑर्बिटल जो होता है वो डबल शेप का होता है, तो वो ऐसे होता है, ऐसे। ये किसका स्ट्रक्चर है, px का। ठीक है, p के लिए फिर py का स्टडी करें हम, तो py का ऐसे था। ठीक है, एंड pz का जो था वो z एक्सिस की तरफ अलाइंस था, वो ऐसे था। तो ये उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए थे फॉर px, मतलब px py एंड pz के लिए। अब d के लिए कैसे रहेगा, तो थोड़ा d के लिए स्टडी करते हैं। d में जैसे हमने पढ़ा कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें ये -2 -1 0 +1 +2 रहता है। तो इन्होंने इसको अलग अलग नाम दिया। पहले वाले का pxy, सॉरी dxy, दूसरे वाले को dyz, तीसरे वाले को dxz नाम दिया। ठीक है, इसको फिर नाम दिया dx² y² एंड लास्ट वाला जो था वो dz² था। ठीक है, तो जैसे dxy का जो शेप था वो ऐसे था, ये किसका शेप है, dxy का। dyz का शेप देखा जाए तो ऐसे है, ऐसे।
ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डी बाई जेड का। सिमिलरली किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, डी एक्स जेड का भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है। कैसे है तो देख लेते हैं। सॉरी, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डी एक्स जेड का या डी जेड एक्स का। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, तो वो तीन लोब से मिलकर के बना था। तो तीनों लोब जब आपके एक साथ आ जाए, यानी x वाला भी, y वाला भी, z वाला भी, ये तीनों लोब से मिलकर बना था। एंड जो डी जेड स्क्वायर का शेप था वो इस तरीके से था, ये एंड बीच में एक सर्कल। ठीक है, तो ये उन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल्स के शेप को डिफाइन किया था। किस बेसिस पे उन्होंने बताया, जो मैंने आपको सोरिंजर वेव इक्वेशन लिखवाया था, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर उन्होंने डिनोट किया था, उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर डिनोट किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रूल्स डिफाइन हुए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी किसी भी शेल में, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्बिटल्स में। तो उसके लिए सबसे पहला रूल आया हॉफ-बाउ प्रिंसिपल। हॉफ-बाउ प्रिंसिपल, जहां पे ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में होगी। ठीक है, इस बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, फिलिंग होगी। जैसे कि हमने देखा था कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s उससे ज्यादा होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, और 3p और 4s की एनर्जी एक बराबर होती है। उसके बाद 3d आता है, फिर उसके बाद 4p आता है, फिर उसके बाद 5s आता है, फिर उसके बाद 4d आता है। ठीक है, इसका मतलब सॉरी इसके बाद 5p आता है, 5p और 4d की एनर्जी सेम होती है। ठीक है, इसका मतलब ये उन्होंने कहना चाहा था कि 3p के बाद, यानी जैसे 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, पहले वो पहले 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि 3p की यदि एनर्जी हम लोग वैसे कैलकुलेट करें जैसे किए थे, तो p की वैल्यू 1 3, तो 3 + 1 4, एंड s की वैल्यू 0, तो 4 + 0 4, d की वैल्यू 2, तो यहाँ 5 आ रहा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इसके रूल के अनुसार से 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा। ये उन्होंने इंक्रीजिंग रूल के हिसाब से बताया था। उसी प्रकार फिर 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में, फिर 5s में, फिर 5p में। 5p के बाद डायरेक्टली वो 5d में नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, 4d में जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में होगी। ये पहला रूल था। सेकेंड रूल था पॉली एक्सक्लूजन रूल, जो कि कुछ इस तरीके से था। पॉली एक्सक्लूजन रूल में ये उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में, जैसे ये s है, ये p है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो p के पास 3 ऑर्बिटल, इट मींस कि p के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, s के पास 1 ऑर्बिटल, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। ये पॉली का रूल था। इसका सेकंड रूल हम ये कह सकते हैं कि no two electrons can have same क्वांटम नंबर। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पॉली का रूल क्या था कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, साथ ही साथ किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम कभी भी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम क्वांटम नंबर, यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एंड लास्ट रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए यूज किया गया वो था हुंस रूल। हुंस ने ये कहा
कि किसी भी ऑर्बिटल में जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो पहले हर ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होगा, उसके बाद ही उसके में पेयरिंग की जाएगी। यानी पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराओ, उसके बाद ही पेयरिंग करोगे। ठीक है, तो ये 3 रूल उन्होंने यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग स्टार्ट की। तो कौन से 3 रूल अभी हमने पढ़े? पहला था हाउबो, जिसने कहा कि इंक्रीजिंग एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाएगी। सेकंड था पॉली ने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। एंड हुड्स ने क्या कहा कि पहले ऑर्बिटल्स को सिंगली फिल किया जाएगा, उसके बाद पेयरिंग की जाएगी। तो अब हम एकदम एंड पे है अपने चैप्टर के, जिसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन का ले लिया, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करूंगा? 1s2 2s2, क्योंकि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट शेल में? 1s2 यानी s2 p6 d10 f14 ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? एंड अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के s ऑर्बिट में, सो 2 + 2 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3, तो 2p3 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 2p3। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड में तो रूल क्या बोल रहा था कि हर किसी को सिंगल फिल करना है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, इसके पास, यानी ये मेरा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे मत कर देना कि यहाँ हमने इसको ऐसे फिल कर दिया 1 2 3, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट कौन सा है? ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन के पास 17 होते हैं। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 4 4 + 6 10 3s2 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो 12 - 17 5, तो 3p5 आएगा। अब कैसे फिल करना है? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 3s2 में 1 2 एंड 3p5 में 1 2 3 4 5, ये एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, नाउ जस्ट सपोज कि मैं ज्यादा का ले रहा हूं, जैसे कोबाल्ट का ले लिया, कोबाल्ट 27। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 तक जाएगा, क्यों? 2 + 2 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18। अब 3p के बाद क्या आता है? 4s। ठीक है, तो याद रखना 3p के बाद क्या आएगा? 4s। अब कितने हो गए? 20 हो गए, तो 27 में से 20 माइनस करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो वो किस में जाएगा? d ऑर्बिटल में। यानी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है जो अभी हमने यहाँ तक भरा है। ठीक है, बस यहाँ 3p6 में एक और पेयर आ जाएगा। अब 4s2 को कैसे फिल किया जाएगा? 1 2 3d7 को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी आपको किसी भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही फिल करना है। बुक में आपको पूरा सिस्टमेटिकली दिया गया है, आप लोग उस पर एक बार स्टडी करिएगा, हर एलिमेंट्स को आपको दिया गया है। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। अब हम कुछ एक नया चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि मान लो मुझे किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन निकालना है। तो मैं चलिए नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, चलिए मान लीजिए पहले मैं नाइट्रोजन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि जस्ट सपोज कि मैंने कहा कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या बुक में भी आपको दिए गए हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। तो सबसे पहले ये कौन से शेल में है? सेकंड शेल में है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। एंड कौन से सब शेल में है? पी सब शेल में है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पी के लिए क्या होता है? 1। मैंने आप लोगों को याद कराया हुआ है। अब ये इसके कौन से ऑर्बिट में है? पी के फर्स्ट ऑर्बिट में है, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? -1।
ठीक है, ये तो मैंने बताया -1 0 +1, तो उसी बेसिस पे -1, एंड ये अप साइड में है और मैंने स्पिन काउंटर नंबर के लिए क्या कहा था, जो अप साइड हो वो +½ होगा, तो आपको ये ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड ये आपका तभी होगा जब आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नो सपोज मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बोलूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कौन से शेल में है, सेकेंड शेल में है, एस और सब शेल में है, एस के लिए एल की वैल्यू 0, अब एम की वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहेगी, एम की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि एल 0 है तो ऑब्वियस सी बात है एम भी 0 रहेगा, तो 0, एंड अप साइड में है तो +½ ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जब सपोज कि मैं बोलता कि इसका निकालो इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए भी देखो कौन से शेल में 2 सेकेंड लिख देता, एस में है 0 लिख देता, एम यहाँ पे एस के लिए एम की वैल्यू भी 0, लेकिन एस की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे -½ हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होता है, भले ये सेम हो, ये हो, लेकिन ये कभी भी सेम नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे भी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और हमारा आता है, दैट इज फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड का मतलब ये है कि जस्ट सपोज मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूं, जो कि था 1s2 2s2 2p3 1 2 1 2 एंड 1 2 3। ठीक है, एंड नियॉन का ले लेता हूं, नियॉन के पास 10 रहता है, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है, ये मैंने थोड़ा जल्दी में ऐसे भर दिया है, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा कैसे फिल करना है। एंड जस्ट सपोज मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 3 4। अगर मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा गौर से देखूं, तो ये मेरा हाफ फिल्ड है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए थे, पर इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास 6 होने चाहिए थे, इसके पास 6 पूरे, यानी ये फुल फिल्ड है। ये क्या है, फुल फिल्ड है, और ये क्या है, हाफ फिल्ड है। और जबकि इसके पास 6 होने चाहिए तो इसके पास 4 है, ना ही ये हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है, ये पार्शियली फिल्ड है। तो उन्होंने जब इसको कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फुल फिल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि ये नोबल गैस है और नोबल गैस सबसे स्टेबल होते हैं, तो ये अगर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी के पास तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हर कोई चाहेगा स्टेबल होना, कोई भी नहीं चाहेगा कि अनस्टेबल हो जाए। तो इसकी वजह से हमें दो एक्सेप्शनल केस मिलते हैं पीरियोडिक, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिटिंग करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमको दो एक्सेप्शनल केस मिलते हैं, एक है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। क्रोमियम 24 और कॉपर 29 में हमको एक्सेप्शनल केस मिलते हैं। ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। यदि मैं इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आएगा। ठीक है, यानी कि यहां तक तो फिलिंग आप लोग कर सकते हैं, एंड यहां पे 1 2 सॉरी मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि 4s2 के लिए ये रहेगा एंड 3d4 के लिए ऐसे रहेगा। ठीक है, 3d4 के लिए अगर मैं इसकी फिलिंग करूं तो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4,
यानी ये अभी पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 4 हैं, 5 भी नहीं है। तो इसमें एक एक्सेप्शनल केस हमको ये मिलता है, ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए क्या करता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे हो जाता है 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है और क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, जो कि कुछ ऐसे रहती है 4s1 3d5। तो ये क्रोमियम की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि थोड़ा सा डेविएट कर जाता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले पार्शियली फिल्ड था, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमने रूल क्या पढ़ा कि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू पार्शियली फिल्ड। अब कॉपर की बात करें तो कॉपर में कैसे होता है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। क्यों, देखते हैं, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 12 12 18 18 20 और 20 में से 9 को माइनस 29 को माइनस किया तो 9 आएगा, यानी यहां तक तो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, 4s2 में कैसे हो जाता है 1 2 एंड 3d9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी ये भी पार्शियली फिल्ड है, इसके पास 10 होना चाहिए था पर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि 3 से 3 के पास इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा, 4 से ही 3 के पास जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, तो जिसकी वजह से अभी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 था, वो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 हो जाता है। यानी कॉपर की जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो ये नहीं रह करके क्या हो जाती है 4s1 3d10। तो ये दो आपके लिए एक्सेप्शनल केस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना है। सो क्लास, अवर चैप्टर 2 इज ओवर फाइनली हियर, जहाँ पे हमने ये चैप्टर बहुत बड़ा है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। होप आपके मन में बहुत सारे अभी डाउट्स भी होंगे कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो यदि आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो आप तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़िएगा। मैं आपको इसका PDF नोट्स कंप्लीटली आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर मेनी टाइम्स। आप लोग इस चैप्टर को बार बार पढ़िए एंड बार बार समझने की कोशिश करिए। टेक केयर ऑफ यू।